कंस्ट्रेंड या कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है आप लोगों में से? कंस्ट्रेंड या कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कनेक्टेड, और हिंदी में जो है वो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाध्य करना। बाध्य करने का मतलब समझते हैं आप? जबरदस्ती। दोनों बहुत अलग अलग शब्द नहीं है क्या? कनेक्टेड होना और बाध्य होना दोनों अलग अलग बात नहीं लगती आपको? लगती है ना? जबकि है नहीं एक्चुअल में। अगर आप किसी से भी कनेक्टेड होते हैं तो कई बार आप बाध्य हो जाते हैं, नहीं, कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है ना? तो खैर, बिल्कुल सेम टाइप का प्रोसेस है इसमें भी। मान लीजिए कि यहां पे दो इंसान हैं, इनकी खोपड़ी पे हेलमेट लगा करके एक रॉड से इनको कनेक्ट कर दिया है। दो हेलमेट को रॉड से जोड़ दिया और वो दोनों हेलमेट इन दोनों इंसानों को पहना दिया गया है। आप बहुत ही आराम से बताइए कि ये वाला इंसान अगर 10 मीटर पर सेकंड से राइट में चलेगा तो इस इंसान को मोशन करना होगा कि नहीं करना होगा? जबरदस्ती ही करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लीजिए ये इंसान चल रहा है और ये इंसान रुक जाए तो ये जो रॉड है ये इसकी खोपड़ी में घुस जाएगी, ठीक है? या फिर रॉड जो है कंप्रेस हो जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये इंसान अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इस इंसान को भी 10 मीटर पर सेकंड से चलना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ये इस रॉड के डायरेक्शन में है। तुरंत में ही चीजें एस्केलेट कर गई। दोबारा से कहता हूं क्योंकि अभी आप क्लास में आई हैं। मैंने कहा आपसे कि अगर दो चीजें आपस में कनेक्टेड हों तो दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आ रही है? मान लीजिए कि आपने अगर इस इंसान को 9 मीटर पर सेकंड से चला दिया और ये इंसान 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका मतलब रॉड जो है या तो कंप्रेस हो रहा होगा या फिर रॉड उसकी खोपड़ी में जो है वो घुस जाएगी। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको 10 मीटर पर सेकंड से चलाते हैं और इसे 8 मीटर पर सेकंड से चलाते हैं, अब क्या होगा? ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये पॉसिबल है। सामने वाला इंसान अगर ज्यादा तेजी से चलेगा तो पीछे वाला गिर जाएगा नहीं? या फिर रॉड इलोंगेट होने लग जाएगी? ऐसा भी करना पॉसिबल नहीं है। या इसका हेलमेट खुल जाएगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं समझे बात को? यहां पे रॉड जो है वो कनेक्ट करके और ऐसे करके खींचो, तो मैं अगर इस कूलर को रॉड कनेक्ट करके अगर खींचूंगा तो मेरी जो रफ्तार होगी वही रफ्तार इस कूलर की भी होनी चाहिए। अरे हाँ या नहीं? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो दोनों रफ्तार है ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? रॉड के अलोंग। तो यहां से एक दूसरा सवाल ये आता है, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। मान लीजिए ये पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी, इनको आपने रॉड से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो जाए? बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों पार्टिकल की रफ्तार अलग अलग हो? कितने लोग कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो आप सब लोग गलत हैं। आप ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमने अभी कहा आपसे कि दोनों पार्टिकल की रफ्तार सेम तो होगी, लेकिन किसके अलोंग? रॉड के अलोंग। रॉड के डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो क्या मैं इसे इस तरफ भेज दूं अगर, और ये एंगल मान लीजिए θ1 है, और इसको इस तरफ भेज दूं और ये एंगल
थीटा 2 है। तो आप बताइए इस VA के दो कंपोनेंट्स होंगे, तो रॉड के डायरेक्शन में VA का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? VA cos थीटा 1, और VB का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? VB cos थीटा 2। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये दोनों बराबर होंगे? हाँ, ये दोनों क्या बराबर होंगे? यस, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक ज्यादा या कम हुआ तो इस रॉड की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं रह पाएगी। तो हम ये कहेंगे कि VA cos थीटा 1 बराबर VB cos थीटा 2। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? इसमें हमें कुछ वर्ड्स में लिखना होगा कि इफ टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड वाया रॉड और रोप, then velocity at both ends must be same। क्या यहां तक लिखना सिर्फ काफी है? इसमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, along the rod और rope। यानी कि अगर दो पार्टिकल रॉड से या रोप से कनेक्टेड हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम तो होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? रॉड या फिर रोप के डायरेक्शन में। इस वाले एग्जाम्पल से बच्चे को क्या लगता है कि अगर रॉड से दो चीज को हमने कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन फिर इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि नहीं नहीं, दो चीजें, मान लो इस रॉड में हमने यहां पे एक पार्टिकल और यहां पे एक पार्टिकल कनेक्ट कर दिया और इसको यहां से हिंज कर दिया, तो इसको हम अगर घुमाएंगे तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी? नहीं। दोनों की वेलोसिटी क्या सेम रहेगी? नहीं। ये वाला छोटे सर्कल में घूम रहा है और ये वाला बड़े सर्कल में घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि रॉड से कनेक्ट होने के बाद भी इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अलोंग दी रॉड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका जैसे ही आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ऐसा सवाल तो हमने शायद से देख रखा है। देखिए बेटा, मान लीजिए कि यहां पे एक लैडर है, सीढ़ी या रॉड है। ये रॉड दीवार के सहारे टिका के रखा हुआ है आपने, और फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो रॉड है ये फिसलेगा नीचे की तरफ। अरे हाँ या नहीं? तो मान लीजिए बेटा, इस एंड का नाम है A और इस एंड का नाम है B। तो बताइए A जो एंड है वो किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो इसके वेलोसिटी को हम लिख देते हैं VA। जो एंड B है वो किधर जाएगा? राइट में जाएगा। इसके वेलोसिटी को हम लिख देते हैं VB। और सवाल में ये दे रखा है कि ये एंगल है थीटा। बेटा अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब बेटा बताइए, क्या ये वेलोसिटी VB रॉड के डायरेक्शन में है या नहीं है? ये जो VB वेलोसिटी है ये रॉड के डायरेक्शन में है या नहीं है? ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो बताइए बेटा, VB का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? VB cos थीटा। क्या ये VA रॉड के डायरेक्शन में है? नहीं है। तो इस VA का फिर से यहां पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो क्या कंपोनेंट लिखेंगे आप? VA cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा मेरे ख्याल से साइन थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस केस में कि VB cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू VA साइन थीटा। इन दोनों का बराबर होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि रॉड की जो लेंथ है वो बदल रही है, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई है? ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिएगा ध्यान से। इस टाइप का भी सवाल शायद आपने पहले
देख रखा हो कि मान लीजिए यहां पे एक रिंग है, रिंग, इसको रॉड के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो रिंग है, आप चाहे कुछ भी कर लो, कौन से डायरेक्शन में मोशन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। क्या ये रिंग वाई डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं, इस रिंग को हमने रॉड के अंदर रखा हुआ है, तो ये रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मोशन कर सकती है। अब क्या किया गया, यहां पे एक धागा कनेक्ट किया गया, एक पुली है और ये धागा यहां आ गया। अब अगर ये कहा जा रहा है कि धागे को हमने 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ खींचा है और ये जो एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं ना? अच्छा ये बताइए आप लोग सोच करके, बहुत ही सिंपल सी चीज है, धागा को अगर खींचोगे तो ये जो रिंग है वो किधर जाएगा? राइट में जाएगा, अरे जाएगा ना? हाँ, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिंग किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रिंग की क्या वैल्यू होगी। अभी हमने आपको स्टेटमेंट लिखवाया या हमने खुद लिखा कि अगर दो पार्टिकल रॉड या रोप से कनेक्टेड हैं तो दोनों एंड्स की वेलोसिटी अलोंग द रोप या रॉड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए, ये 2 मीटर पर सेकंड रोप के डायरेक्शन में है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ रिंग रोप के डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस वेलोसिटी ऑफ रिंग का हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो बताइए क्या लिखेंगे इसको? इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका? बोलिए। वेलोसिटी ऑफ रिंग कॉस थीटा की साइन थीटा? कॉस थीटा। अब बताइए, ये वाला पॉइंट अगर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ये वाला पॉइंट कितने से मूव कर रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड से। ये वाला पॉइंट कितने से मूव कर रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड से। ये वाला पॉइंट कितने से मूव कर रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये भी पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। अब आपने एक तरफ लिखा है वेलोसिटी ऑफ रिंग cos 30 और दूसरी तरफ लिखा है 2, तो क्या इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? हम कहेंगे हाँ। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहां से रिंग क्या आ जाएगा? रिंग की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 4/√3। ये कितने लोगों को समझ नहीं आया? बताइए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबको समझ आ जाए, नॉट पॉसिबल। बेटा इसमें जो है वो सिंपल रखना है कि ये जो रोप है, जो धागा है, उसकी लेंथ ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। इसका मतलब क्या है? इस वाले एंड को अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से खींचते हैं तो इस वाले एंड की रफ्तार भी इस तरफ कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। समस्या यह है कि वेलोसिटी ऑफ रिंग राइट डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका करना पड़ेगा कंपोनेंट। कंपोनेंट हमने किया, थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा। तो हमने इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी के बराबर कर दिया। ये वाली वेलोसिटी रोप के अलोंग है या नहीं है? है। ये वाली वेलोसिटी रोप के अलोंग है या नहीं है? है। तो उन दोनों को बराबर कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए यहां पे दो पुली हैं, इससे हमने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है और दोनों तरफ से धागे को हम खींच रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री। ये भी एंगल 60 ही होना चाहिए। हाँ, तो ये बताइए, दोनों तरफ से धागे को जब खींचोगे तो ये जो ब्लॉक है वो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। कितने वेलोसिटी से जाएगा हमें यही देखना है। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट, ये धागा और ये ब्लॉक पूरा एक ही सिस्टम है। अरे हाँ या नहीं? तो अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा यानी कि ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक किधर होगी? बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक।
आप ये बताइए, ये जो 4 मीटर पर सेकंड है, ये रोप के अलोंग है, ये रोप के डायरेक्शन में है या नहीं है? तो इसका हमें कंपोनेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इस धागे के अलोंग है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो इस तरफ का कंपोनेंट क्या आएगा? इसका वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक cos 60। क्या इसे मैं इसके बराबर कर सकता हूं? हाँ, तो हम लिखेंगे VB cos 60 बराबर 4। cos 60 होता है 1/2, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों को यह समस्या होती है कि दूसरे वाले की वजह से क्या होगा, दूसरे वाले साइड की वजह से क्या होगा। ये दूसरा वाला साइड कनेक्ट ही क्यों किया है? जब एक से ही काम चल रहा था तो दूसरे वाले साइड को कनेक्ट क्यों किया? बैलेंस करने के लिए। क्योंकि टेंशन का एक कंपोनेंट राइट में आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक और रोप कनेक्ट कर दिया है जिसके टेंशन का एक कंपोनेंट लेफ्ट में आ रहा है, जिससे कि वो बैलेंस हो जा रहा है। नहीं तो ये सीधा ऊपर कभी नहीं जा पाता। क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को? ये कितने लोगों को समझ नहीं आया? ये तो बात समझ में आ रही है ना कि हम अलोंग द रोप सेम कर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा लेवल लेवल सबके निकलेंगे। दिमाग में जो है ना मीम चलता रहता है, लेवल बढ़ाते हैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल में क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दो ब्लॉक हैं, दोनों का मास वगैरह अभी नहीं दिया गया है और फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है। आप ये बताइए कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। कंस्टेंट रिलेशन में ये जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इसमें क्या लगता है आपको, दोनों ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी, पहले तो ये बताइए ब्लॉक बी किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो ए वाला ब्लॉक किधर जाएगा? राइट में जाएगा। क्या दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? कैसे पता अलग अलग होगी? अलग अलग मास है इसलिए। मास सेम रख दें तो तब भी अलग अलग ही होगा। क्यों होगा अलग अलग? सवाल तो पहले ये है। इस पे ग्रेविटी लग रहा है इसलिए इसका अलग होगा, और इस पे नहीं लग रहा है तो इसलिए इसका। अच्छा, तो आपके बाद से एक दूसरा सवाल, ये 5 kg का ब्लॉक है और ये भी 5 kg का ब्लॉक है। दोनों की वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे सेम हो, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड, दोनों की स्पीड दोनों एक किसी भी मोमेंट पे सेम होगी कि अलग अलग होगी? इसमें तो सेम हो रही है। अरे भैया, ये अगर 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा तो ये भी तो 4 मीटर पर सेकंड से इधर आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसमें क्यों अलग अलग है? इसमें क्यों अलग अलग है बताइए। हाँ हाँ बोलिए, रस्सी देख के बोल रहे हैं सब। बताइए कितने लोगों को लगता है कि इन दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी? किसी को नहीं लगता? आपको लगता है कि स्पीड सेम होनी चाहिए? चलिए, आपका भ्रम जो है वो तोड़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको हम कहेंगे L1। यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको हम कहेंगे L2। यहां से यहां तक के लेंथ को हम कहेंगे L3। एक बात बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ब्लॉक कहीं भी जाए, वो ब्लॉक कहीं भी जाए, जो धागे की टोटल लेंथ है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। धागे की लेंथ ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं? L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर कांस्टेंट। इसको करने के जो है वो 3 तरीके हैं अपने पास में, मैं आपको 2 बताऊंगा। ये उसमें से घटिया मेथड है, ये सीखना पड़ेगा पहले दूसरे मेथड को समझने के लिए, ठीक है।
क्योंकि इससे जो है वो कोई सा भी सवाल हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है उससे भी कोई सा भी सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर क्या है? कांस्टेंट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है VB वेलोसिटी से, और ये ब्लॉक इधर जा रहा है VA वेलोसिटी से, ठीक है ना। अब अगर सेम आ जाएगा तो आप सही हो जाएंगे ना। VA बराबर अगर VB आ गया तो आप सही हो जाएंगे, और नहीं आया तो बाकी लोग सही हो जाएंगे। तो ये बताइए, दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी प्लस dl3 बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 हो जाता है। ये dl1 बाई डी टी यानी dx बाई डी टी, मतलब ये वेलोसिटी लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है ना। ये बताइए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लॉक जब इधर जाएगा तो इस धागे की लेंथ, सिर्फ इस धागे की लेंथ, मतलब इतने पोर्शन की लेंथ बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी VA है तो dl1 बाई डी टी को VA लिखूं या माइनस VA लिखूं? माइनस VA। माइनस VA क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इससे इसकी लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। dl1 बाई डी टी बोलने का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। तो इसका जो लेंथ है, इसके इधर जाने से इस धागे की लेंथ बढ़ रही है कि घट रही है? कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं है कि घट रही है। तो एक काम करते ना, ए वाले ब्लॉक को यहां ले आते हैं। बेटा जो लेंथ पहले इतना था वो लेंथ अब इतना रह गया, तो घट गया कि बढ़ गया? है घट गया कि बढ़ गया? घट गया। चलिए तो इसको लिख दिया। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, ये जो L2 है, ये वाला एंड तो क्या है? फिक्स्ड है। अरे फिक्स्ड है ना भाई। तो ये जो ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो इस तरफ के धागे की लेंथ बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी यानी कि पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो क्या लिखेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? बोलिए। प्लस VB dl3 बाई डी टी। जब ये नीचे जा रहा होगा तो इस तरफ के धागे की लेंथ बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो क्या लिखेंगे? प्लस VB फिर से बराबर 0। तो ये क्या हो गया? 2VB बराबर VA। मेरे ख्याल से आप सब लोगों में से कोई भी ये मेथड फॉलो नहीं करना चाहेगा, ठीक है। ये लेंदी मेथड है, इसमें टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं होता अपने पास एग्जाम में। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, या कोशिश करता हूं बताने का। इसका रीजन जो है वो हम अभी देखेंगे कि इस मेथड का रीजन क्या है। तो मेथड क्या बोलता है? समेशन ऑफ T डॉट A या T डॉट V बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट है। ये बताइए बेटा, इस पूरे रोप में हर जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी? सेम होगी। तो बताइए इस वाले ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगा? राइट में लगेगा। अच्छा, इन दोनों में टेंशन T और T है, तो इस वाले रोप में कितना होगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो? और ब्लॉक B पे 2T किधर लगेगा? ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? ऊपर लगेगा। ये पॉइंट कितने लोगों को समझ नहीं आया कि यहां पे T और यहां पे 2T है? बेटा अगर आप ध्यान से देखिए, इस वाले पुली को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस पूरे धागे में हर जगह टेंशन सेम होगा, ये तो बात आप मान रहे हैं। तो बेटा इसमें ऊपर की तरफ टेंशन T और इसमें भी T, तो नीचे की तरफ इस पुली पे टेंशन कितना होना चाहिए? 2T होना चाहिए, तभी तो ये हमेशा बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये मासलेस पुली है। तो बेटा इस धागे में अगर 2T आ गया, इस धागे में 2T आ गया, तो इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर 2T, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले ब्लॉक पे टेंशन राइट में है और इसकी वेलोसिटी भी राइट में है, यानी कि टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? तो बेटा जब 0 डिग्री का एंगल होता है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? cos 0 1 होता है भाई मेरे। अरे A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो बताइए इस पे T इंटू VA पॉजिटिव में लिखूं या नेगेटिव में? इस पे 2T किधर लग रहा है?
और VB किस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, तो माइनस में होगा कि प्लस में, 2T इंटू VB बराबर 0। ये इधर जाएगा, एक ही स्टेप में आ जाएगा VA बराबर 2VB। ठीक है। अब इस मेथड का रीजन कि ये आखिर क्यों हुआ, ये रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मेथड को लगाने सीखना होगा हमें। एक बार दोबारा से बताता हूं। हमने अभी एक लेंदी मेथड देखा, टाइम लगता है इसमें। इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, पहले दोनों ब्लॉक पे आप टेंशन देख लीजिए। एक ब्लॉक पे टेंशन है T, दूसरे ब्लॉक पे टेंशन है 2T। तो ये कहा जाता है कि समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट V वेक्टर बराबर 0। क्या रीजन है वो समझेंगे हम अभी। तो इस ब्लॉक पे टेंशन किधर है, राइट में, और उसकी वेलोसिटी किधर है, राइट में। सिंपल ध्यान रखिएगा, सेम डायरेक्शन में अगर टेंशन और वेलोसिटी हो तो उसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में लिख दीजिए, ठीक है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन और वेलोसिटी हो तो उसको माइनस करके लिख दीजिए, बराबर 0। बात खत्म। VA बराबर क्या आ जाएगा, 2VB। याद रख, ठीक है। अब देखिए इसका बेहतर एग्जाम्पल। अब ये बताइए, आपको दिख रहा होगा कि A ब्लॉक नीचे जाएगा, B ब्लॉक ऊपर जाएगा, या फिर B ब्लॉक नीचे जाएगा, A ब्लॉक ऊपर जाएगा। इट डिपेंड्स कि मास कितना है, टेंशन कितना है, ये वो। तो चलिए मान लेते हैं कि B ब्लॉक नीचे जाएगा और A ब्लॉक जाएगा ऊपर। तो बताइए इस पूरे धागे पे हर जगह टेंशन क्या होगा, T। तो ब्लॉक A पे टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। बेटा इन दोनों धागे में अगर टेंशन T है तो इस धागे में कितना होगा, इन दोनों में अगर T है तो इसमें कितना होगा, और इसमें इसमें T होगा सिर्फ। ठीक है। तो ब्लॉक B पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है, अरे बता दीजिए, 5T। तो हमने अभी पढ़ा है कि समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट V वेक्टर बराबर 0। ब्लॉक A के लिए बात करते हैं। ब्लॉक A पे टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट में है, तो प्लस में लिखें कि माइनस में, तो क्या लिखना होगा, TVA माइनस 5TVB बराबर, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, 5VB। ठीक है। मेंस में कई सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं, हालांकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो 3 साल 4 साल बाद एक एक सवाल आ रहा है बस। ठीक है ना, बट एक टॉपिक के लिए इतना काफी होता है। इसके बाद हाँ हाँ, डायग्राम बना के देंगे ना भाई। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको वर्ड्स में, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, शब्दों में जाहिर करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, अब आप लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था शायद से, उसी क्वेश्चन का ये है ब्लॉक A और ये है ब्लॉक B। ऐसा कुछ सवाल किया था हम लोगों ने, इसमें टेंशन वेंशन फाइंड आउट किया था, पता नहीं क्या किया था, मुझे याद नहीं है। अब इसमें हमें इनकी वेलोसिटी बतानी है। अगर ये VA सॉरी वेलोसिटी में रिलेशन बताना है, वेलोसिटी नहीं बतानी। तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो बताइए बेटा इस पूरे धागे पे हर जगह टेंशन T है, तो इस ब्लॉक पे टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ T। इन दोनों धागे में टेंशन T और T है, तो इस धागे में कितना होगा, तो A ब्लॉक पे टेंशन 2T किधर लगेगा, ऊपर के नीचे। टेंशन हमेशा चीजों को खींच सकता है। खोपड़ी में कनेक्टेड है धागा तो ऊपर खींचेगा, पैर में कनेक्टेड है तो नीचे खींचेगा,
राइट हाथ में कनेक्टेड है तो राइट में खींचेगा, लेफ्ट हाथ में कनेक्टेड है तो लेफ्ट में खींचेगा, जहां से कनेक्टेड है उधर ही खींचेगा। तो अब हम लिखेंगे समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर 0। बताइए इसके लिए क्या लिखें? टी वी बी माइनस 2t इंटू वी ए बराबर 0। तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा? 2va। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि हमने ये अजम्पशन लिया है कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अगर कोई बालक इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे तो भी रिलेशन सेम आए। बात समझ में आ रही है ना आपको? उसमें क्या होगा, इधर माइनस लग जाएगा, इधर प्लस लग जाएगा, तो लेकिन रिलेशन जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप बिना डरे किसी भी डायरेक्शन नहीं, किसी भी डायरेक्शन नहीं, किसी एक को अगर ऊपर भेज रहे हैं तो दूसरे को नीचे भेज दीजिए। ऐसा आपको ये नहीं सोचना है कि ये भाई साहब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अरे इट ऑल डिपेंड्स ऑन मास। इसका मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा, इसका मास ज्यादा होगा तो ये नीचे चला जाएगा। नोट करना होगा। मैं मतलब 15 किलोमीटर दूर से यहाँ आ जा रहा हूँ, 2-4-5 मिनट लेट हो जाता है गाड़ी वाले की वजह से, और तुम जो बगल में रह करके यहाँ आ नहीं पा रहे हो 7 बजे। हाँ, पूरा टॉपिक निकल गया, 40 मिनट लेट हो। बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये आश्चर्य होता है, अभी से करीब 17 साल पहले, अभी से करीब 17 साल पहले मैं कोचिंग ले रहा था। उस वक्त कोचिंग की जो फी थी वो यहाँ के फी से 3 गुनी थी उस वक्त, 17 साल पहले। और ये डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था। मास्टर ने लिखा, मिटा दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, पीडीएफ भी नहीं मिल पा रहा है। और क्लास अगर छूट गया तो आप समझो कि अगले 3-4 क्लास तक परेशान होते रहेंगे। उसमें फिर जो है ना, हम लोग पूरा डर के रहते थे पूरे 2 साल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे लाइफ में ना सिर्फ उसी 2 साल में ईमानदार रहा। बाद में का पता नहीं मुझे, लेकिन उस 2 साल में बहुत ईमानदार रहा कि मतलब मैंने कोई क्लास कोशिश की कि ना छूटे, और नहीं छूटा भी नहीं छूटा। पूरे 2 साल तक क्लास नहीं छूटा। बस लास्ट में जब सेमीकंडक्टर स्टार्ट हुआ ना फिजिक्स में, तब हमने कहा कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमने वो क्लास छोड़ दी। फिर 15 दिन क्लास छोड़ी, हमने कहा अब रिवीजन से कर लेंगे, एक चैप्टर नहीं पढ़ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ये नोट कर लिया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? लेट से जो आए हैं उनको तो है ही कंफ्यूजन। क्या लिखा हुआ है? इफ 2 पार्टिकल्स आर कनेक्टेड वाया रॉड और रोप, देन वेलोसिटी एट बोथ एंड्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी स्पेस सेम अलोंग द रॉड या फिर रोप। यानी 2 चीजें अगर रॉड या रोप से अगर कनेक्टेड हों तो दोनों एंड्स की जो वेलोसिटी होगी वो रोप या रॉड के डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। नोट कर लिया यहां तक? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, उसका क्या करना है रोटेशन मोशन में देखेंगे, उससे हम उसका एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है ना? जो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ना, इसके वजह से ये रॉड
घूमने की कोशिश कर रहा है, तो उसका क्या करना है वो हम रोटेशनल मोशन में देखेंगे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये याद मत कर लेना। हमें करना क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो बताइए 8 का इस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा? अरे बोल दीजिए, 8 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 8 cos 30 बराबर v का ये वाला कंपोनेंट, चूंकि ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो v का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos 60। इसको आप लिखेंगे v cos 60। cos 60 हो गया 1/2 और ये हो गया √3/2, तो 2 और 2 कट गया, v कितना आ गया 8√3। अरे ये आ गया ना समझ में? कहां पे? यहां पे, यहां पे sin 60 होगा। बस यहीं पे तो समस्या है, यहीं पे समस्या है, बस यहीं पे समस्या है। इसीलिए हमने कहा कि फॉर्मूला मत याद कर लेना तुम। अरे भैया समझ गए ना कहाँ गड़बड़ी हुई है? हाँ, इसमें v cos 53 बराबर 5 कितने लोगों ने किया है ऐसा? ठीक है, देखिए भाई ये 53 कहां से आ गया? ये अगर 37 है तो ये 53 होगा। अब ये बताइए कि ये जो v है ये क्या रोप के डायरेक्शन में है? नहीं है, तो इस v का हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस तरफ। तो कंपोनेंट क्या आएगा बोलिए? v cos 53 बराबर 5। हो गया, बात खत्म। cos 53 कितना होता है? हैं 3/5 बराबर 5, तो अपना v आ गया 25/3। हाँ, क्या पूछ रहे थे? नहीं, हम जब भी कंपोनेंट निकालते हैं तो इसके साथ वाला एंगल चाहिए होगा, समझ रहे हैं आप? हम्म, अब ये कंपोनेंट वाले तरीके से तो होगा नहीं। कौन सा मेथड? वही समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर 0। तो इस पूरे रोप में हर जगह पे टेंशन टी है, तो इस पे टेंशन किधर होगा? इधर। इस पे टेंशन इधर होगा, और इस पे टेंशन कितना होगा? 2t, और किधर होगा? ऊपर की तरफ। बस इसके लिए क्या लिखेंगे? t इंटू 8। पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? क्यों पॉजिटिव में? सेम डायरेक्शन है। इसके लिए, इसके लिए t इंटू 12। पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शन से ये सब मत करना, लेफ्ट राइट मत करना उसमें। प्लस t इंटू 12, और इसमें 2t ऊपर है और जा रहा है नीचे, तो क्या लिखेंगे? माइनस 2t इंटू वी सी बराबर 0। तो मेरे ख्याल से ये और ये गया, ये VC इधर आएगा, 2VC इधर आएगा, और 8 + 12 20, 20/2 10। कितने लोगों का 10 आ गया था? ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल का जवाब दो यार। इस भाई साहब पे टेंशन 2t ऊपर लग रहा है और ये जा रहा है नीचे, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका वेट नीचे लग रहा होगा। तो हमने उसको यहां पे क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि हमें नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस दिखाने हैं। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको। हमने सिर्फ टेंशन जो कि इंटरनल फोर्स है बस वही दिखाया है, mg वगैरह हमने किसी केस में नहीं दिखाया। देखो आप, इसमें भी नहीं दिखाया है। इसको मन हो तो ही लिखना,
नहीं नहीं, लिख लेना। नोट कर लिया भाई ये? तो इसमें एक सवाल कीजिए। उसका रीजन भी बताता हूं मैं अभी। अभी नहीं, वर्क पावर एनर्जी में। चलो अभी बता देते हैं। ये बताइए, इंटरनल फोर्स के वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन हो सकता है, हाँ या नहीं? अब यही दिक्कत है, वर्क के बारे में जैसे ही हमने बात किया तो आप थोड़ा ब्लैंक हो गए। वर्क पावर एनर्जी में ही बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? अभी फिलहाल में बस आप नियम याद रखिए बस, उसका रीजन बताएंगे हम आपको। लिखो यार, जल्दी बनाओ। क्या आंसर आ रहा है इसका? 8 आ गया। ये जो टी डॉट वी है, ये क्या हवा में लगाया जा सकता है? हमेशा हम किसी न किसी ब्लॉक पे ही लगा रहे हैं। देख रहे थे ना आप, इसके पहले जितने भी जगह पे हमने टी डॉट वी लगाया है, वो किसी न किसी ब्लॉक पे, किसी न किसी मास पे लगाया गया है। यहां पे तो मास है नहीं, तो नहीं है तो बना देंगे। इसका मतलब आपको वर्क पावर एनर्जी में समझ में आएगा कि हमें मास लगाना वहां क्यों जरूरी है, क्योंकि वर्क डन किसी मास पे ही होगा, हवा में नहीं होगा, इसलिए। तो हालांकि आपने किया तो ठीक ही है। मान लीजिए इस पूरे धागे में टेंशन है टी, तो इस पे टेंशन टी इधर होगा और इस पे टेंशन 2t इस तरफ होगा। तो अगर हम समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0 करें, तो इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? v इसका मान लेते हैं राइट की तरफ, तो t इंटू वी, और इसका क्या होगा? -2t इंटू 4 बराबर 0। तो v बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में दम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम जब भी वर्क डन निकालते हैं वो किसी न किसी ब्लॉक पे निकालते हैं, हवा में नहीं, ठीक है? तो अगर ब्लॉक नहीं बना रखा है तो ब्लॉक बना दीजिए खुद से। हो गया? यहां तक नोट कर लिया? ये ध्यान रखिएगा, जब आप कहते हैं समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0, दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएट कर दें, तो टी तो चूंकि कांस्टेंट रहेगा किसी ब्लॉक पे, जबकि वी जो है वो वेरिएबल हो सकता है। अरे हो सकता है ना यार। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टी चूंकि कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए होता है। अरे एक्सेलरेशन। तो सेम चीज आप एक्सेलरेशन के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। देखिए सवाल जो है वो यही पहले वाला है, लेकिन अब कहानी बदल गई है। शायद याद होगा कि ऐसा सवाल हमने शायद किया था। अब सुनिए, इसमें सवाल क्या क्या पूछा गया है। इसमें सवाल पूछा गया है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा कितना। अभी हमें ये तो बात समझ में आ गई है कि दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन अलग अलग होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन है, किधर, ऊपर मानना है कि नीचे मानना है? किधर भी मान लो, ऊपर मान लिया, मान लेते हैं। नहीं नहीं, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, अब इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे। हालांकि आपको सोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आप इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लीजिए, A1 बोल देते हैं इसको। ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाना चाहिए। अब ये बताइए बेटा, यहां पे अगर टेंशन T है तो यहां पे टेंशन क्या होगा? 2T। अब यहां पे हम पूरी इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इस बार हमें A1 और A2 में रिलेशन नहीं चाहिए, A1 और A2 की वैल्यू चाहिए कि है कितना।
तो ये बताइए 10 केजी पे वेट कितना लग रहा होगा? 100 न्यूटन। 8 केजी पे वेट कितना होगा? 80 न्यूटन। अब हम अलग अलग इक्वेशन लिख देंगे। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखा जाएगा बताइए? इसके लिए क्या इक्वेशन लिखा जाएगा? 100 माइनस टी बराबर 10 इंटू A1। अरे ठीक है ना यार। अच्छा बताइए इसके लिए क्या इक्वेशन लिखा जाएगा? अरे बोलो। 2T माइनस 80 बराबर 8 इंटू A2। समस्या क्या है इन दोनों इक्वेशन में? 3 वेरिएबल है। एक तो T नहीं पता, दूसरा A1 नहीं पता, तीसरा A2 नहीं पता। गणित के आप छात्र हैं तो आपको पता है कि 2 इक्वेशन से 3 सॉल्यूशन या 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो तीसरा हमें इक्वेशन जो चाहिए था वही इक्वेशन का नाम है कंस्ट्रेंट रिलेशन, जिसको हमने सॉल्व करके निकाला कि T माइनस ऑफ T इंटू A1। माइनस क्यों किया? और उसके लिए प्लस 2T इंटू A2 बराबर क्या? 0। तो यहां से इसको जब इधर फेंकोगे तो A1 बराबर क्या आ जाएगा? तो बेटा आप अपने पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को आप सॉल्व मेरे ख्याल से कर सकते हैं। करना नहीं है, अरे वो काम थोड़ी अपना इक्वेशन सॉल्व करना। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी देर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। इसमें क्या है? A1 के जगह A2 बिठा दो, 2A2 बिठा दो सब में, तो अब 2 ही वेरिएबल हुआ। सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है? तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। 4-5 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये तुरंत मेंस से जो है वो एडवांस पे जंप मार गया, ठीक है ना? बस इक्वेशन सॉल्व करने की वजह से थोड़ा बहुत और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं इसको। क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्या है कि डेटा थोड़ा सा दे देंगे कि सॉल्व करने में थोड़ा थोड़ा सा कर देंगे। प्रैक्टिस सेशन 1, 2 और 3 आप कर सकते हैं। और होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा पेज नंबर 279। पेज नंबर 279 1 से लेके 31 तक। 1 से लेके 31 तक कल का होमवर्क। कल कौन सा दिन है? लिखो उसमें फ्राइडे, ब्रैकेट में फ्राइडे है। याद रहेगा? अच्छा, लेवल सबके निकलेंगे। नेक्स्ट डे सैटरडे होमवर्क रहेगा। सैटरडे का होमवर्क रहेगा 32 से लेके 75। 32 से लेके 75, 75, 32 टू 75 सैटरडे को डिस्कस करेंगे। संडे को टेस्ट है। कहां तक आ रहा है टेस्ट में? है न्यूटन लॉ आ रहा है, फ्रिक्शन से पहले तक का आ रहा है ना। बस तो हो गया, फिर यही तो तैयारी है। अरे यही तो तैयारी है, टॉपिक वाइज से ही आ जाएगा ना। फ्रिक्शन से पहले तक का आ रहा है, फ्रिक्शन से पहले तक का माहौल खत्म हो चुका है, हैं? अबे यार अब टेस्ट हो रहा है, इसमें भी दिक्कत है, होने दो ना। सवाल जो है वो मेंस लेवल का रहेगा, आराम से आप टेस्ट में आकर टेस्ट दीजिए। दिक्कत क्या है? संडे को वैसे भी तुम क्या ही कर रहे थे, घर चले जाते थे ना। हाँ चले जाते हो। सैटरडे को गाड़ी पकड़ के एकदम भाग जाते हैं। घर की जब याद आती है तो 250-300 नहीं समझ में आता, सीधा। हाँ ड्रॉपर बैच के जो गार्जियन होते हैं उनका टेम्परामेंट थोड़ा अलग हो जाता है। अब आपसे वो मोह रह नहीं गया है उनको कि बार बार आ जाता है यार। आम भी खा रहा है यार। चलो
अच्छा यार एक बात बताओ, मैंने आते ही पूछा था कि क्या कल पढ़ा रहा था मैं, तो तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया। हम लोग कल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे थे हम, उसका 2 एग्जाम्पल बताना था मुझे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें हमने क्या देखा था, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो, अगर एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब इसमें कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसके हमने वो स्केटबोर्ड वाला एग्जाम्पल देखा था, शायद देखा था ना, और वो बिल्डिंग से जंप मारने वाला एग्जाम्पल देखा था, स्नीज करने वाला एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा बेहतर एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहां पे कोई ट्रक जिसके अंदर सैंड, बालू भरा हुआ है, वो अपना चलते हुए आ रहा था, अचानक से जो है वो बर्फबारी होने लग गई। बस जो है या ट्रक चलते हुए आ रहा था और अचानक से बर्फबारी हो गई, इसका मतलब रोड पे जो है वो आइस बिछ गई है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया है, जीरो। ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर पहले से ही फ्रिक्शन जीरो था तो इसका मतलब है कि ट्रक को चलना ही नहीं चाहिए था। अरे तुम्हारे चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ, तो इसका मतलब पहले से फ्रिक्शन था रोड पे, और अचानक से बर्फ पड़ने की वजह से फ्रिक्शन रोड से खत्म हो गया। अब बताइए ये बस वाला या ट्रक वाला बस को एक्सेलरेट कर पाएगा क्या? नहीं। क्या उसको ब्रेक लगा के रोक पाएगा? नहीं। शायद ब्रेक लगा देगा, चक्का रुक जाएगा, लेकिन वो स्लाइड करता रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए, ये कंडीशन है अपने पास में कि यहां पे एक ट्रक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रक है यहां पे, और इस ट्रक में जो है वो सैंड ग्रेन्स भरे हुए हैं। ट्रक का मास है कैपिटल एम और सैंड ग्रेन्स का टोटल मास है स्मॉल एम। ध्यान रखिए, पूरे ट्रक की वेलोसिटी राइट साइड की तरफ है v। वैल्यू हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं, हम आपसे बस पूछेंगे कि कम होगा कि बढ़ेगा, उसमें वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये बताइए, इस चलते हुए ट्रक को आप ना तो रोक सकते हैं और ना ही इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, सिंपल है। ये चलेगा तो चलता ही रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। स्पीड क्यों नहीं बढ़ेगा? एक्सेलेरेटर देने से व्हील घूमेगा जरूर, तो ट्रक आगे एक्सेलरेट क्यों करता है? जो चक्का है वो फ्रिक्शन लगाता है रोड पे पीछे, तो रोड फ्रिक्शन लगाता है आगे, तभी तो आप एक्सेलरेट करते हैं। जैसे फिसलन वाली सड़क पे वो चिकनी मिट्टी नहीं बिछा देते हैं, उस पे चाहे तुम कितना भी भागने की तेज कोशिश करो, भाग नहीं पाओगे। हालांकि वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन नहीं है, फ्रिक्शन लेस नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, इसलिए चल पाते हैं उस पर। यहां पे कंडीशन ये है कि बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, रोड पे मोबिल गिरा दिया है। ठीक है, अब ना तो इसकी स्पीड बढ़ सकती है और ना ही इसकी स्पीड कम हो सकती। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि अगर यहां पे ट्रक में एक होल हो जाए तो धीरे धीरे जो सैंड पार्टिकल्स है वो ग्राउंड पे आने लगेगा। ठीक है, और ट्रक जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तो ट्रक जो है वो थोड़ी देर बाद खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा ना यार। अब ये बताओ कि इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ेगी या कम होगी? ऑप्शन बता देता हूं, वी नॉट ग्रेटर देन वी, बी ऑप्शन, वी नॉट लेस देन वी, सी ऑप्शन, वी नॉट बराबर वी। ठीक है, और डी ऑप्शन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक बार दोबारा से सवाल को बता देता हूं, फ्रिक्शन लेस रोड है, किसी भी चीज पे फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। ट्रक के अंदर बालू भरा हुआ था, बालू धीरे धीरे जो है वो ट्रक से बाहर आ रहा है, ट्रक हल्का होता जा रहा है, फाइनली जो है वो ट्रक पूरा हल्का हो चुका है। तो अब बताना है आपको कि इस दौरान जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है
वो बढ़ेगी या कम होगी? कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए? ऑप्शन ए कितने लोग बोल रहे हैं? ठीक है। ऑप्शन बी कितने लोग बोल रहे हैं? ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कितने लोग बोल रहे हैं? वाह, तो ऑप्शन सी वाले सब करेक्ट हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा धक्का, छन से जो टूटे कोई सपना। बहुत बड़ा धक्का लगता है इसमें कि अरे ऐसे कैसे। अब सुनिए, इसी वजह से मैथ्स आया था दुनिया में, ठीक है। एफ एक्सटर्नल 0 है पूरे सिस्टम पे, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम ये किस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि P इनिशियल बराबर P फाइनल। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले बालू जो है वो ट्रक के अंदर था, तो पूरे सिस्टम का मास कितना था? m+m। और पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से चल रहा था? बराबर। ये बताइए कि बालू, सैंड, जब ग्राउंड पे गिर गया होगा तो ग्राउंड पे गिरने के बाद बालू जो है वो रुक जाएगा कि चलता रहेगा? जो सैंड है जो यहां से लीक कर रहा है, वो ग्राउंड पे गिरने के बाद रुक जाएगा कि चलता ही रहेगा? बस यहीं पे समस्या है। हम क्या करते हैं, रियल लाइफ से इसको कनेक्ट कर देते हैं कि बालू जो है सैंड से गिर रहा है तो रुक जाता है। अरे भैया, वो ग्राउंड फ्रिक्शनलेस नहीं होती है ना। यहाँ पे ग्राउंड क्या है? फ्रिक्शनलेस है। अगर आपको बालू के साथ दिक्कत आ रही है तो वो, हाँ, कंचा, वो रख लीजिए। वो तो फ्रिक्शनलेस होना पॉसिबल है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जब ये कंचा जब ग्राउंड पे गिरेगा तो इसकी जितनी वेलोसिटी थी, जैसे आपने चलते हुए बस से अगर आप बाहर कूदने की कोशिश करें, चलते हुए बस से, बस चल रही है और आप बाहर जंप मारते हैं, तो बस की जो रफ्तार होती है वही रफ्तार आपके बॉडी की होती है। तो चूंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता है तो आपका पैर रुक जाता है और आपकी अपर बॉडी आगे गिर जाती है। ये किसकी वजह से है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। लेकिन अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन ना हो तो बस से आप बाहर कूदेंगे और स्लाइड मारते रहेंगे, बस भी साथ साथ चलेगी और आप भी स्लाइड मार रहे हैं, बिल्कुल सेम वेलोसिटी। और ऐसा स्पेस में होता है। स्पेस में रॉकेट अगर चल रहा है या सैटेलाइट अगर चल रहा है, उससे कोई इंसान अगर बाहर जाता है तो जितना स्पीड सैटेलाइट करता है उतना ही स्पीड उसका भी होता है। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब जब ये बालू या कंचा रोड पे जब आएगा तो रोड पे आने के बाद रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। कितनी वेलोसिटी चलता रहेगा? v वेलोसिटी से। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या सिखाता है? कोई भी चीज अगर चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हम इस बालू के लिए m इंटू क्या लिखेंगे? v, क्योंकि उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होगी। और हम मान लेते हैं कि ट्रक की स्पीड हो गई है v0। बेटा कसम से बता रहा हूं, इसको सॉल्व करोगे ना, कर देता हूं अभी। देखो, m इंटू वी बराबर प्लस स्मॉल m इंटू वी बराबर m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू v0। ध्यान से देखिए, ये और ये तो गया गया ना यार, ये और ये भी गया, तो v0 बराबर क्या हो गया? v। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अजीब एग्जाम्पल है। बच्चा मानने को रेडी नहीं होता, रात को 2 बजे उठ के सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अगर ट्रक हल्का हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। उसको रॉकेट जैसा सोचता है कि रॉकेट से जो पीछे से बारूद निकल रहा है तो रॉकेट आगे बढ़ रहा है। नहीं भाई, वैसा नहीं है यहाँ पे कहानी। जो बालू है वो उसी स्पीड से बाहर आ रहा है जिस स्पीड से ट्रक चल रही थी। रॉकेट में बात अलग होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो फिर भी बच्चा पचा ले जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, इस बार जो ट्रक है वो है खाली, खाली ट्रक है, खाली। पहले से चलते हुए आ रहा था, अचानक से रोड पर जो है पेट्रोल या मोबिल गिरा हुआ था तो फ्रिक्शनलेस हो गया। यहां तक ठीक है ना? तो इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v। अब जो है वो अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई। पहले ट्रक खाली था और धीरे धीरे ट्रक में जो है वो पानी भरता गया और बारिश जो है वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी। तो थोड़ी देर बाद आपको
ट्रक में पानी भरा हुआ दिखाई देगा और इसकी स्पीड हो जाएगी मान लीजिए V0। तो बताइए फिर अब क्या होगा। देखो फिजिक्स का पॉइंट क्या है, ये सब एग्जाम्पल बताने का पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि आप अचानक से या डायरेक्टली आंसर ना करें, आप मैथ्स का इस्तेमाल करें, लिखिए, पहले थोड़ा सॉल्व कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये इसको बना लीजिए। आप तुरंत में आंसर करने की कोशिश करते हैं, तुम कोई सट्टा खेल रहे हो क्या? उसमें क्या कुछ कैलकुलेशन नहीं चलता है, फील के आधार पे चलता है कि आज जो है वो लग रहा है। अगर तुम ऐसे तुरंत में आंसर बताते हो ना तो तुम सटोरी हो अंदर से, बस तुम्हें पता नहीं है। हाँ बताइए। हाँ हाँ, अब बताता हूँ, पहले ये तो पहले ये कर लीजिए, बताता हूँ, उस एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले तो बच्चों को इसी में डाउट है, मानने को रेडी नहीं है बच्चा। इसी वजह से स्पेस में सभी सैटेलाइट्स की स्पीड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड सेम होती है। अलग अलग हो गई तो टकरा जाएगा एक दूसरे से। हालांकि ऐसा हो चुका है कई बार। उनके पास वो होता है, वो गैस इजेक्टर, उससे कभी कभी स्पीड बढ़ा घटा लेते हैं और वो कैलकुलेशन सही नहीं बैठता और वो टकरा जाता है। अब हालांकि नहीं होता ऐसा, पहले ऐसा हुआ करता था। तो इसमें कंक्लूजन क्या है कि जो बालू या जो कंचा पहले ट्रक के अंदर जिस रफ्तार से चल रहा था, ट्रक से बाहर आने के बाद भी उसी रफ्तार से चल रहा है। यानी कि ट्रक की खुद की रफ्तार चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम हमें क्या रखना है, कंजर्व रखना है। जब सैंड का ही मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो फिर ट्रक का मोमेंटम चेंज कैसे हो जाएगा? क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन दिखा रहा है। अब बात करते हैं, हो गया, नोट कर लिया ये इसका, थोड़ा कैलकुलेशन करके देखिए तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ओके देखिए, P इनिशियल बराबर P फाइनल कर सकते हैं क्योंकि F एक्सटर्नल X डायरेक्शन में 0 है। तो बताइए ये जो बारिश का पानी है इसकी X डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि बारिश जो है वो वर्टिकली आ रहा था डाउनवर्ड। इसका मतलब इनिशियली मोमेंटम किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ ट्रक के पास। तो m इंटू वी, और बारिश का पानी जो है वो उसका x डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है? 0 है। बराबर वहां पे दोनों का मास ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। इस कचरे को इधर भेजो तो V0 बराबर क्या हो गया? m बाय m प्लस एम इंटू वी। तो ये जो चीज है ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? अरे ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? 1 से कम है, यानी मान लीजिए 0.8 है। तो बेटा 0.8 v और v, 0.8 v और v कौन ज्यादा है? v ज्यादा है। इसका मतलब V0 जो है वो कम हो गया कि बढ़ गया? कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। कितने लोगों का ऐसा आ रहा था? हाँ, तो इस तरीके से सोचना है आपको। ठीक है, आपने माइनस कैसे कहीं पे कर दिया है शायद, वो चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।